तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़े थे जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसमें क्या देखे थे, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एनोड एक अलग कंपार्टमेंट में, कैथोड एक अलग कंपार्टमेंट। जैसे मान लो कि ये हमारा एक एनोड का कंपार्टमेंट है, इसके बगल में एक कैथोड, और यहाँ पर मान लो एनोड है और यहाँ कैथोड। अब तो एक बात पता है आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड का काम करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अधिक होगी, और जिसका एसआरपी का मान कम होगा वह एनोड का काम करेगा। तो हम जिंक कॉपर में जानते हैं कि जिंक का एसआरपी का मान कम होता है तो एनोड होगा, और कॉपर का अधिक होता है तो कैथोड होगा। तो ये हमारा जिंक है और ये हमारा कॉपर है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग हमेशा सोचिएगा सर बार बार जिंक कॉपर का ले लेते हैं, वो तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। जैसे मानिए कॉपर सिल्वर में ले तो कॉपर एनोड होगा, सिल्वर कैथोड होगा। तो ये लेते हैं। अब यहाँ पर जो जिंक रॉड है और इसमें जिसका मेटल लेते हैं उसी का सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें हम ले लेंगे ZnSO और कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोल पर लीटर, ठीक है। और इसमें हम लोग कंसंट्रेशन, कॉपर है इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट लेंगे और इसका कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोल पर लीटर, नहीं। और इसको हम लोग एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे वोल्ट मीटर। और एक यहाँ साल्ट ब्रिज हम लोग यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, सर्किट कंप्लीट करना और न्यूट्रलिटी क्या करना, मेंटेन कर देना, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रोड और इस सोल्यूशन में जो आयन है उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ जिंक है और इस सोल्यूशन में क्या है, Zn आयन है और सल्फेट आयन है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन में जो आयन है उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच जो आयन है उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आयन और इलेक्ट्रोड के बीच उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक मेजर करता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ज़्यादा लॉस करेगा, जिसका कम है वो कम लॉस करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड और इस कैथोड का, ये एनोड है हमारा, ये एनोड जो निगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इस दोनों के बीच जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, पता हो। और हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका एसआरपी का मान 0 वोल्ट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है और रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है यह है 1 मोल पर लीटर, यह है 1 मोल पर लीटर। देखिए हम लोग जो हमारे हाथ में है नॉर्मली चेंज करना वो कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन है, तो ये भी हमारा फिक्स कंडीशन। और आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ये वोल्ट मीटर जो डिफरेंस बताएगा उसको कहते हैं EMF ऑफ द सेल।
स्टैंडर्ड अवस्था में EMF ऑफ सेल का लिखते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जब आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर है, तब हम लोग इस फॉर्मूला से ई नॉट सेल का वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेल काम कर रहा है तो ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो मतलब वो सेल काम कर रहा है। अगर जीरो आ जाए तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, अगर वह निगेटिव आ जाए इसका मतलब सेल काम नहीं करेगा। वह सेल काम, जिस भी सेल का ई नॉट सेल का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए इसका मतलब वह सेल का फिजिबिलिटी नहीं है, वह सेल काम नहीं करेगा। अब रहा बात कि अगर यह कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है नर्स्ट, तो नर्स्ट ने एक इक्वेशन दिया हाफ इलेक्ट्रोड के लिए कि अगर उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं हो तब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब उसने कहा कि जैसे मान लो ये मेटल आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लिया और ये हो गया मेटल सॉलिड। ठीक है, अब इसके लिए अब यहां पर जो आयन का कंसंट्रेशन है ये बात फिक्स है कि वो 1 मोल पर लीटर नहीं है, तो उसने नॉस्ट इक्वेशन जो दिखाया कि ई एम एन प्लस से एम, मतलब यह जो कंडीशन है वह कंडीशन पर हम मेजर कर रहे हैं जब सेल का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है। और जब मान लो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ये हो गया एन प्लस, ये हो गया एम माइनस। ठीक है, और ये हम लोग का आया था माइनस 2.303 RT, और ये हो गया NF लॉग। ठीक है, अब ये हमारा प्रोडक्ट M सॉलिड से ये हो जाएगा MN प्लस। ठीक है, अब देखो यहां पर अब R हमारा गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू रखना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन। N जो है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में वो वैल्यू। F हमारा फैराडे 96,500 कूलम। तो देखो R कांस्टेंट है और इस टेम्परेचर तो रूमेट टेम्परेचर में मैक्सिमम टाइम दिया रहेगा, तो वहां पर T हमारा 298 रख देंगे, F का वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो आएगा अब सारा कांस्टेंट का वैल्यू रख कर निकालोगे तो 0.059 बट्टा n लॉग। अब देखो सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन में चेंज 1 लेते हैं, या प्योर लिक्विड हो तो कितना लेते हैं 1, तो इसका हो गया 1, तो ये हो गया m, आई हो गया n प्लस। अब देखो यहां पर अगर हम यहां पर देखें कि अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड के आयन का कंसंट्रेशन और घटा दें और ये वैल्यू घट जाए, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाए, घट जाए, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर पर तो यह है, अगर हम कंसंट्रेशन घटा देते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा SRP का मान वह कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, अब ये तो हाफ सेल का है, किसका है, हाफ सेल। अब हम लोग मान लो कि दो सेल ले लेंगे, एनोड का भी और, तो अब उसके लिए जैसे यहां पर हम लोग लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस। अब और मान लिया अदर कंडीशन में है तो उसके लिए ई सेल लिखेंगे, आई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब इस दोनों को हम जब लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा एक इक्वेशन आता है। तो फाइनली एक इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं कि जो नॉस्ट इक्वेशन सेल के लगाया जाता है, किसके लिए, सेल के लिए, तो वह होता है, देख चला, वह होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n। ठीक है, और यह हो जाता है लॉग, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैंने प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन अब बटा रिएक्टेंट के आयन का कंसंट्रेशन। अच्छा, ये चीज आपको रिप्रेजेंटेशन से नहीं मिलेगा,
अगर किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है तो वहां से नहीं निकालिएगा, आप उस रिप्रेजेंटेशन से पहले क्या निकालिए, सेल रिएक्शन, तब ना आपको एन का वैल्यू प्राप्त होगा। कभी भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो सबसे पहले उसका सेल रिएक्शन लिखिए, तो आपको एग्जैक्ट एन का वैल्यू प्राप्त होगा और उसके आयन का कंसंट्रेशन आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, तब जाकर आपको इसका वैल्यू क्या होगा, निकलेगा। बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो कि हमको अगर कोई दिया है Cu2 प्लस 0.1 m Ag प्लस 0.01 m और यह लिख दिया Ag, ठीक है। अब इसका हमको कहता है इस सेल का नॉस्ट इक्वेशन लिखिए और ईएमएफ निकालिए। तो कंडीशन था, अच्छा यहां पर लिख देगा एट 298 केल्विन, तो ये लिखा रहेगा। अब इस सेल का कहता है कि नॉस्ट इक्वेशन लिखिए, ईएमएफ निकालिए। तो नॉस्ट इक्वेशन जब भी लिखना होगा, हम बोलो कुछ कह रहा है, अब इसका नॉस्ट इक्वेशन जब तुमको इसके फॉर्म में लिखना होगा, इसके फॉर्म में, तो सबसे पहले चला आपको करना क्या होगा, सेल रिएक्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सेल रिएक्शन। तो ये लेफ्ट हैंड में है, एनोड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर, तो ये हो जाएगा कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यह हो गया Ag। तो रिडॉक्स के खेल में क्या होता है, लॉस गेन इक्वल करना होता है। तो 2 का लॉस है, 1 का गेन है, तो नहीं भाई 2 से गुना कर देंगे, तब यह हो जाएगा Cu सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस। अब यह हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस और यह हो जाएगा 2Ag सॉलिड, ठीक है। अब देखो ये हमारा सेल रिएक्शन होगा। अब यहाँ ये भी पता चल गया कि 2 का लॉस है, 2 का गेन है, तो n का वैल्यू क्या लिखोगे, 2। अब देखो इसका जब नॉस्ट इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, नॉस्ट इक्वेशन, तो लिखोगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है। और यहां लिखोगे माइनस 0.059/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है। फिर हमारा ये हो जाएगा लॉग। अब देखो प्रोडक्ट में यही ना है कॉपर आयन, ये तो हमारा सॉलिड आयन है, तो उसका कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा Cu2 प्लस, और नीचे में देखो इधर प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में ये हमारा सॉलिड है, तो इसका 1 हो जाएगा। अब ये हमारा Ag प्लस है, तो ये हो गया Ag प्लस, और जो यहाँ कोफिशिएंट होगा ना, यह इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा, पावर। तो यह इसका नॉस्ट इक्वेशन हो। अब देखो ये कोफिशिएंट भी जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं तब तक आपको पता, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें लड़का देख लेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट है और यह रिएक्टेंट है, अगर बहुत जल्दी में है तो। लेकिन जो बच्चा पढ़ा है उसको पता है कि भैया ये सेल रिप्रेजेंटेशन, हमको रिएक्शन लिखना हो। अब यहाँ देखो ई नॉट सेल, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कॉपर का होता है 0.34, इसका होता है 0.80, तो 0.80 में 0.34 घटा देंगे, तो उसको यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻, यह 10⁻⁻2 का होल, तो 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें से 10⁻⁻1 घट जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। तो लॉग 10⁻3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 3 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब अगर अदर कंडीशन में है तब हमको इस तरह से उसका ईएमएफ निकालेंगे नॉर्स समीकरण को यूज करके। अगर अदर कंडीशन में नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तब तो आपका एक फॉर्मूला तो यही चलेगा। अब इसमें देखो कभी कभी ये होता है कि नॉस्ट इक्वेशन में क्या करेगा, यह दे देगा, यह तो आप निकाल ही लेंगे। जैसे इसी इक्वेशन में कहा जाए तो इसमें क्या करेगा कि यह दे देगा, यह दे देगा, इसमें से कोई एक कंसंट्रेशन आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा, तो यह एंटी लॉग के काम में आएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, जेईई मेन छोड़ने वाला भी नहीं है। हम लोग तो उस दिन देखे थे, बहुत सारे सवाल को सॉल्व किए थे। तो ये हो गया नॉस्ट इक्वेशन, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर जो ये सेल रिएक्शन होता है, ये सेल रिएक्शन, तो इस बर्तन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इस बर्तन में कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा।
तो ऐसे करते करते एक ऐसा स्टेज आएगा कि यहां जो वोल्ट मीटर है इसका रीडिंग 0 वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाने का मतलब कि यह सेल इक्विलिब्रियम में चला गया। कहां चला गया? इक्विलिब्रियम में। तो यानी वोल्ट का मीटर का रीडिंग 0 हो गया, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। और उस स्टेज पर या जब इसका ई सेल का वैल्यू, किसका वैल्यू? ई सेल का वैल्यू क्या हो जाए? 0। तब ई सेल का वैल्यू 0 कब होगा? कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका घटेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब वोल्ट मीटर रीडिंग कितना बता देगा? 0 वोल्ट। तो उस स्टेज में कि जो हम लोग ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो जो होता है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के रेशियो को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और रिवर्सिबल रिएक्शन से निकलता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, ओवरऑल रिएक्शन, ये हमारा चला जाएगा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कि प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन अब बटा रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। तो जब हमारा ई सेल 0 हो जाएगा तो लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के जगह पर के लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो अब हमको जो पढ़ना है कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, तो हेडिंग देगा सब। समझ में आ गया तुमको यहां तक? ठीक है। अब लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए बहुत सारी बातों को तो हम यहां भी थोड़ी देर में नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी बात आप जानते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका एप्लीकेशन, सारी बातें आप जानते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? चला, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई सेल बराबर 0। तो कहता है कि फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, तो ये है ई सेल बराबर ई नॉट से माइनस 0.059 बटा n, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अच्छा, बहुत जगह ऑक्सीडाइज्ड बाय रिड्यूस्ड भी लिखा रहता है, किताब में देखोगे तो ऑक्सीडाइज्ड आयन तो प्रोडक्ट साइड में रहता है और रिड्यूस्ड आयन रिएक्टेंट साइड में रहता है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0। ये कब 0 होगा? 0। और यह हो जाएगा ई नॉट सेल, ये हो जाएगा माइनस 0.059 बटा n। अलॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के लिखते हैं के सी, सी माने कंसंट्रेशन सेक्टर में, तो क्या हो जाएगा? लॉग के सी। यानी यहां पर हम जो लिखे हैं के सी, ठीक है, यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। अब देखो, अब ये माइनस है, इसको उठा कर लाओ इधर, तो 0.059 बटा n लॉग के सी। हाँ डॉक्टर साहब, अब देख चला यहां पर, तो लॉग के सी बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट से। ध्यान देना सब इधर, अगर हम लॉग के सी का टर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इंटू एन, अब बटा जाता है 0.059, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहां कहता है कि फॉर वैल्यू ऑफ के सी यूज एंटी लॉग, क्योंकि अब यहां पर लॉग एक्स के टर्म में आ गया। किसके टर्म में आ गया? तो फॉर वैल्यू ऑफ के सी यूज
एंटी लॉग। ठीक है, चला। अच्छा, एक चीज हम लोग देखें कि ये जब बार बार आएगा ना, तो एक काम करते हैं कि 1/0.059 का वैल्यू निकालने से हमको लगता है कि लगभग जो आता है, याद नहीं पड़ा एग्जैक्ट, 17 आता है शायद। हम देख लेते हैं, 1/0.059, 16.94 हमको याद था। तो ये 17 हम उसको क्या कर रहे थे कि अपने कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसको एक और टर्म में लिख रहे थे कि बार बार भाग देना नहीं पड़े। तो ई नॉट सेल गुने एन अधिक चला, यह है 16.94। मैंने बार बार भाग देना कठिन हो जाता। तो रफ अमाउंट में क्या लिख सकते हो बोलो? अगर हम थोड़ा सा और गाल गुल कर लें तो ई नॉट सेल, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस कितना का आ रहा है। नहीं, अब यहां पर हम लोग, अच्छा ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, आए समझ में? तो नोट कर। अब इसमें कहता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो रिएक्शन दिया और ये दिया है, इसमें एक और सवाल जोड़ रहा, लिखोगे। अगर ये लिख लिए हैं तो नीचे में लिखेगा ऑल्सो प्रिडिक्ट whether SN2 plus ion can reduce Fe3 plus ion 2 Fe3 plus ion 2 Fe2 plus ion। देखो इसमें क्या है, एक लेग जोड़ दिया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पर इस रिएक्शन को देखकर समझो कौन एनोड और कौन कैथोड है। तो आयरन का +3 से +2 हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है 3+ से 2+, यानी यह काम कर रहा है कैथोड का। और टीन का 2+ से क्या हो रहा है 4+, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो वह काम कर रहा है किसका? एनोड का। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड अब माइनस ई नॉट। तो इसमें कैथोड कौन है? फेरिकाइन। फेरिकाइन क्या है? कैथोड। और उसका वैल्यू कितना है? 0.771 और -3 तो हमारा एनोड है, यह है 0.150। तो यह हो जाएगा 1, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव में आया यार। पॉजिटिव में आया मतलब यह अभिक्रिया होगा। ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव में है, इंडिकेट दैट कि दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। इसका अर्थ यह है कि SN2 plus ion कैन रिड्यूस Fe3 plus ion 2। अगर यह निगेटिव में आ जाता, अगर यह वैल्यू क्या होता, इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा है, और काम नहीं हो रहा है मतलब वहां पर SN2 plus जो है Fe3 plus को रिड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर निगेटिव आएगा मतलब वो हम लोग लिख लिए हैं, लेकिन वो सेल काम नहीं कर रहा है। अरे वहां तो होना ही नहीं है यार, मतलब वो हम मैथमेटिकली निगेटिव निकाल लिए हैं जबरदस्ती से। जिसको एनोड का काम करना था उसको कैथोड का कराने लगे, जिसको कैथोड का करना था उसको एनोड का मानी वो सेल काम करेगा ही नहीं। तब तक जब कामे नहीं किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कहां से आएगी? जब ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ, रिडक्शन ही नहीं हुआ, और यह इंडिकेट कर दिया साइन नहीं, यहां पर जो साइन निगेटिव आ गया मतलब हमने एकदम जस्ट उल्टा काम सोचा। जो एनोड का काम कर रहा था उसको कैथोड का करा दिया, जो कैथोड का कर रहा था उसको एनोड का। चल चला, तब यहां पर लिस्ट लिख देंगे,
since E naught cell is positive, so SN2 plus ion can reduce Fe3 plus ion 2 Fe2 plus ion। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, अब देखो चला, अब तुमको क्या निकालना है? चला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो log Kc अब बराबर E नॉट से इंटू n बटा 0.059। अब देखो यहां पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 2 ले रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ n का वैल्यू क्या लिखना है? 2। तो E नॉट सेल कितना है? 0.621 इंटू 2। और लिखने के लिए ये लिख देंगे, और हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दिमाग रख देंगे 16.94 लिख सकते हैं या 17 भी लिख सकते हैं। तो 0.621 इंटू 2 इंटू 16.94। अब फटाफट क्या कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, और गुना करके log Kc का मान हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कीजिए, जब गुना कर दिया गया 21.039। अब यहां लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग। अब देखो एंटी लॉग में क्या करना है? 0.03 का 9 देखना है। 0.03 का 9। तो अगर हम लोग 0.03 का 9 एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो 1094। तो आया है 1094। अब यहां डेसिमल दे देंगे एक अंक के बाद, और डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है वो 10 का पावर हो जाता है, तो यह हो जाएगा 10 टू पावर 21, यानी ये हो जाएगा Kc और ये हो जाएगा आंसर। तो समझ में आएगा सवाल कैसे देगा? तो ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 1.1 इंटू 10 टू पावर 21। ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें ऐसे सवाल आपका बनेगा। अब देखो, जो गिब्स एनर्जी है या फ्री एनर्जी है, तो चूंकि गिब्स एनर्जी नाम इसलिए है कि इसको डिफाइन करने में हेल्महोल्ट्ज गिब्स का ही ज़्यादा हाथ है, इसलिए उसके नाम से ये गिब्स एनर्जी कहते हैं। तो कहता है किसी भी प्रोसेस में वह अवेलेबल एनर्जी जिससे कोई यूजफुल वर्क का किया जाए। कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी उतना ही एनर्जी को कहेंगे कि जिससे कोई काम किया जाए, उसी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू हमको निकालना है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन से निकलेगा कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हुआ वह निकलेगा। नहीं तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वही हमारा यहां पर क्या होगा? गिब्स एनर्जी होगा। उस प्रोसेस में वही एनर्जी है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं? यूजफुल वर्क कर रहे हैं। तो यूजफुल वर्क क्या कर रहे हैं? बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो लिखेगा द अवेलेबल एनर्जी इन एनी प्रोसेस, द अवेलेबल एनर्जी इन एनी प्रोसेस used for useful work known as Gibbs energy, known as Gibbs energy. It is represented by कैपिटल G। अब देखो किसी भी प्रोसेस में जो गिब्स एनर्जी, एब्सोल्यूट गिब्स एनर्जी का वैल्यू नहीं निकालते हैं, चेंज निकालते हैं। कहता है इन एनी प्रोसेस में हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज इन गिब्स एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्या करते हैं? नहीं निकालते हैं। तो नीचे स्टार मार्क्स बनाकर लिखोगे इन एनी प्रोसेस we can calculate
चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ब्रैकेट में लिखोगे डेल्टा जी, डेल्टा जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब नीचे लिखोगे, चला इसमें जो हेल्महोल्ट्ज गिब्स थे, ध्यान देना सब, हेल्महोल्ट्ज गिब्स का थर्मोडायनेमिक्स में बड़ा यूज है। इनका कहना था, लोग उस समय ये सोच रहा था कि कैसे कोई रिएक्शन होगा या कोई प्रोसेस होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो कभी लोगों ने कहा कि जैसे हमारा क्या होता है, पानी गर्म है तो ठंडा हो जाता है, उसके लिए हमको कोई एक्सटर्नल वर्क यानी हीट रिलीज हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जहां हीट क्या हो, रिलीज हो रहा है, तो गर्म पानी ठंडा हो रहा है। लेकिन उसी समय एक आदमी बोल दिया, अच्छा बर्फ पिघल भी तो जा रहा है, हमसे पूछ के थोड़े पिघल रहा है, जो आइस से मेल्ट हो रहा है अभी मेल्ट होगा कि नहीं, हमेशा मेल्ट होगा। तब मेल्ट कब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो लगा रही भाई ऐसा ही प्रोसेस जहां हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी स्पॉन्टेनियस है, हीट रिलीज हो रहा है वो भी स्पॉन्टेनियस है। कुछ कुछ केस में ऐसा था कि जहां ना रिलीज हो रहा था ना एब्जॉर्ब हो रहा था, वो भी स्पॉन्टेनियस था। तो इस केस को देखकर लोगों ने कहा कि भाई इसके आधार पर तो नहीं डिसाइड हो सकता है, मतलब हीट के टर्म में, इंथैल्पी के टर्म में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि निगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, या पॉजिटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, या जीरो होगा तब स्पॉन्टेनियस। तो उसमें एक टर्म आया था रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या है, जैसे आइस है तो आइस में तो मॉलिक्यूल काफी क्लोजली पैक्ड होता है, और जब वो मेल्ट होकर वाटर बन जाता है तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर चल जाता है, तो रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। और लिक्विड से वो वेपर बन गया, तब बोलो और ज्यादा बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रॉपी। क्या कहते हैं, इंट्रॉपी। तो अब देखो आइस का रैंडमनेस कम है, मतलब इंट्रॉपी कम है। आइस से लिक्विड बना तो रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। यानी बर्फ हमारा लिक्विड बनता है ना, कोई काम कहने की जरूरत पड़ती है कि बन जा, फिर अगर छोड़ देंगे तो फिर वही लिक्विड हमारा क्या बन जाएगा, वेपर। यानी रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर लोगों ने कहा कि भाई किसी ने एक्सटर्नल एजेंसी से ही हम वेपर से कंडेंस करके लिक्विड बना सकते हैं। बन सकता है ना, आज के टाइम में जी कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे बनेगा ना, यानी हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। या लिक्विड से हम बर्फ बना सकेंगे, बनता है, यानी बनता है ना किसी न किसी एजेंसी से, यानी इंट्रोपी घटेगा तभी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, बढ़ेगा तब तक कंफ्यूजन हो गया। तो उसी समय गिब्स आए और उन्होंने कहा, उन्होंने एक इक्वेशन दिया और कहा कि मेरे इस इक्वेशन का साइन बताएगा कि प्रोसेस होगा या नहीं, ठीक है। तो उसी साइन को यहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नीचे लिखोगे स्टार मार्क्स में रखकर, द साइन ऑफ डेल्टा जी, द साइन ऑफ डेल्टा जी प्रिडिक्ट feasibility of process। फिजिबिलिटी माने क्या होता है, होना, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। अब देखो अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव होगा तब कहता हुआ फिजिबल होगा। फिजिबल का होने का मतलब प्रोसेस होगा, फिजिबल का मतलब प्रोसेस होगा। अगर डेल्टा जी हमारा जीरो हो जाए तो इसका मतलब वो एट इक्विलिब्रियम पे चला गया। कहां चला गया, इक्विलिब्रियम पर। और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं, ठीक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस होगा। यानी कोई भी जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है गिब्स एनर्जी के टर्म में जब भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, माइनस में। यानी वही एनर्जी हमको मिल रहा है जिससे हम लोग वर्क क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग गिब्स एनर्जी के टर्म में लिखेंगे जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किस में लिखेंगे, नेगेटिव में। बात समझ में आ गया, नोट करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
chemical energy is converted into in electrochemical cell. The chemical energy is converted into electrical energy. Into electrical energy. The electrical energy can be quantitatively calculated into work. ठीक है. The maximum useful work can be calculated from EMF of the cell. अब देख चला, थोड़ा बात यहां पर सीखना है. अगर हम लोग यह कहें चला चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो. चला, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23. अगर हम लोग चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6.022 इंटू 1.602, तो चला आ रहा है 9.6472 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 4. ठीक है. यहां पर हम लोग 4 लिख देते हैं. तो अगर इसको हटा दें तो डेसिमल को यहां ला देंगे, तो 96,472.4 कूलम. इसको क्या किया गया? 96,472 को 96,500 कूलम कहा जाता है. 96,500 कूलम. और इसको हम लोग कहते हैं 1 फैराडे. क्या कहते हैं? यानी 1 फैराडे को F लिखते हैं. यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? 1 फैराडे के बराबर. 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम. तो अगर हम लोग तुमसे कहें कुल चार्ज अगर निकालना हो, टोटल चार्ज फॉर n मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा? चला n इंटू F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने टोटल चार्ज कितना हो जाएगा उस सेल रिएक्शन में निकालना हो n मोल के लिए, क्योंकि n मोल इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में. यह वैल्यू 1 फैराडे तो 1 मोल के लिए ना है, और n मोल के लिए हो जाएगा n इंटू F. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इंटू EMF ऑफ द सेल. ठीक है, नोट कर लो. नीचे लिखोगे टोटल वर्क डन, टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total charge. मतलब 1 सेकेंड, माने ये हमारा हो गया
वर्क मैक्सिमम, तब तो हमारा टोटल चार्ज कितना था NF, और यहाँ जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जगह यहाँ पर सेल्फ पोटेंशियल है, तो उसका मल्टीप्लाई हमको किससे कर देना है, ई सेल से, ठीक है। और ये हमारा डेल्टा G बराबर होता है माइनस W मैक्स, ये निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में रहेगा मतलब इसका मतलब ये होगा इतना हमको वर्क मिलेगा जिससे हम लोग कोई वर्क डन करें। तो ये हमारा डेल्टा G बराबर माइनस NF ई सेल, ठीक है। तो देख चला, ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे कब, जब हमारा सेल का जो कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड एक ही केस में नहीं होता, एक ही चेंज होता है, आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा G नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। अब यहां पर जो ये डेल्टा G नॉट है तो यह है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज का मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है। और यहां ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनो, और यहां पर जो ई सेल का वैल्यू निकलेगा जब स्टैंडर्ड अदर कंडीशन में रहेगा, तब यहां ई सेल का वैल्यू निकलेगा नॉस्ट इक्वेशन से। किससे निकलेगा, नॉस्ट इक्वेशन से। ये किससे निकलेगा, नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब तुमको मान लो कहेगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो हमको ये निकालना है। सिंपली गिव्स एनर्जी कहेगा, सिंपली गिव्स एनर्जी कहेगा तब ये फॉर्मूला लगा। और कब कहेगा, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो, यानी 1 मोल पर लीटर नहीं, तब तक फिर वो राम कहानी निकालनी होगी। इसे स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिराइव कर सकते हैं। तो नीचे लिखोगे स्टार मार्क्स बनाकर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन ऑल्सो बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और यह हो जाता है डेल्टा G नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log Kc। log Kc हो गया। तो आइए कुछ हम लोग सवाल करते हैं। देखिए इसमें और कुछ बातें हैं, लेकिन आज इतना पर सवाल करते हैं। कुछ टेढ़ा बातें हैं जो हम लोग अगला एक लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ सवाल बनाते हैं। इंटेस्ट का रिएक्शन लिखा हुआ है, और लिखा है कि एट 298 केल्विन ई नॉट सेल जो है इसका वैल्यू है 0.236 वोल्ट, ठीक है। कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का मान का कीजिए, निकालिए। नहीं, केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, इसमें डेल्टा G नॉट का भी मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। दोनों मान पूछ रहा है, डेल्टा G नॉट का मान पूछ रहा है। तो डेल्टा G नॉट का मान पूछ रहा है, तो चला डेल्टा G नॉट बराबर माइनस NFE नॉट से। तो n का वैल्यू क्या निकालोगे बताओ। 3 प्लस से 2 प्लस हो रहा है, मैंने एक ले रहा है तो 2 ले रहा है। यहाँ एक -1 से 0 हो रहा है, यानी यह 1 दे रहा है तो 2 दे रहा है, यानी 2 का लेन देन है।
तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, आइए हो जाएगा 96,500, आइए वैल्यू हो जाएगा 0.36, तो हो जाएगा माइनस क्या, तो यह हो जाएगा 2, आइए हो जाएगा 96500। अच्छा दशमलव हटा देंगे तो 236, नीचे में 3 जीरो हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 पचे 10, 5 से इसको काट दो, थोड़ा डिजिट छोटा कर देना है, ये एक मर्त में जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9 5 9 45, एक आ जाएगा 5 5 3 थोड़ा डिजिट गुना करने के लिए क्या हो गया, छोटा हो गया, सॉरी 193 इंटू 236, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, वर्क है तो यह हो जाएगा जूल पर मोल, क्या होगा जूल पर मोल, बेटा कि आपको आंसर देगा किलो जूल पर मोल में, तो 1000 से भाग कर दो, तो यह हो जाएगा -45.548 किलो जूल पर मोल। अब देखो, अब हमारे पास दो रास्ता है, चला लॉग केसी निकालने के लिए हम कांस्टेंट निकाल, दो तरीका है, कौन कौन दो तरीका है, तो एक तो हमारे पास यह है कि लॉग केसी बराबर A0 सेल इंटू n बाई 0.059, तो विद्यार्थी इसे भी निकाल लेगा, या एक ये रास्ता है कि डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT लॉग केसी, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अब तुम बोलो हम किसको यूज कर लें, ऊपर वाला तो कर ही चुके हैं एक बार, इसको कर लेते हैं। अब इसको जब करोगे ना तो किलो जूल वाला वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि आर का मान भी जूल में होगा, तो जूल वाला जो वैल्यू है यहां रखेंगे, तो यह हो जाएगा -45548, और फिर जो -2.303, आर का वैल्यू 8.314, ये हो जाएगा 298, और यहां हो जाएगा लॉग केसी, माइनस से माइनस तो ऐसे ही कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग केसी, ये हो जाएगा 45548, अब बटा 2.303 इंटू 8.314 इंटू क्या हो जाएगा 298, अब डिवाइड कर देंगे, भाग देगा, इतने आ गए। अब यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, अब 0.98 का 2 देख लेंगे, बताओ सर, नाइन फाइव, थोड़ा हम लोग भाग ठीक किए ना, एक बार थोड़ा सा, हाँ ठीक है, कितना आया है 99594, डेसिमल यहां दे देंगे, इस जगह 10⁻⁷, यानी केसी का वैल्यू हो जाएगा 9.594 नहीं 594, और 10 का पावर क्या हो जाएगा 7, ये वैल्यू है। इसका आंसर भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 9.62 इंटू 10⁻⁷ है, और डेल्टा G0 का वैल्यू है, डेल्टा G0 का वैल्यू है, ठीक है, हेलो,
कंसंट्रेशन उसमें देगा किलो जूल पर मोल। अच्छा अब यहाँ देखो ये बनाऊंगा काल तो बड़ी बात ठीक बन गया। उसके बाद हुआ कि इससे भी तुम निकाल सकता था, नहीं निकाल सकता? 17 नहीं थोड़ा पड़ जा रहा है। 16.94 रखो ना, 16.94 ही रखो। इसका 3.4 वैसे ही बनेगा जैसे तुम बनाए हो इंटेस्ट का। तो pH 10 है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10 टू पावर -10 हो जाता है। जैसे pH बराबर होता है -log-H+। तो अगर H+ का वैल्यू 10 टू पावर -2 है तो pH का वैल्यू 2 होगा। तो वहां पर H+ का जो वैल्यू रखोगे वो 10 टू पावर, नोट कर लिया सबका? तो देखो pH का वैल्यू 10 है ना, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 10 टू पावर -। अब इक्वेशन लिखेगा ये, ठीक है, H2 गैस। अब इसका जब लिखेगा E, H+ से H2 और ये हो जाएगा E0, H+ से H2 -0.059/2 लॉग प्रेशर तो यहाँ दिया नहीं है, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा H+ का स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू 0 होता है, 0.059/2 लॉग 1/10 टू पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा 0 - 0.059/2 लॉग 10 टू पावर 20 हो जाएगा। अभी जाएगा -0.059/2 इंटू 20, काट देगा 10 से गुना कर देगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिहार बोर्ड का क्वेश्चन क्या होता है, डिफिनीशन पूछेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन पूछ देगा, SHE एप्लीकेशन ऑफ साल्ट ब्रिज, दैट्स ऑल, बस इतना। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज SHE, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस पूछ देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन, इतना ही पूछेगा, ठीक है ना। और CBSE में भैया कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है इसमें से, न CBSE छोड़ने वाला, न JEE छोड़ने वाला, न नीट छोड़ने वाला।